पिछले कुछ घंटों से दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। भारत की आतंक से लड़ाई में अभी पॉज वाला फेज चल रहा है, लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पूरी दुनिया के समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी 7 मई के बाद करीब 10 बार बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत अब किसी दबाव को नहीं मानेगा, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर की थ्योरी हो या न्यूक्लियर धमकी। भारत डंके की चोट पर अपनी हिफाजत खुद करेगा और सामने वाले को ऐसी चोट देगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन इन सब के बीच बदलती दुनिया में कई फोरम से तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रही है। कूटनीति ऐसी घूम रही है कि कल का घोषित आतंकी ट्रेड डील कर रहा है। सीरिया का हाल देख लीजिए। चर्चा इस बात की भी है कि रूस जैसा शक्तिशाली मिलिट्री पावर अपने एयरबेस पर ड्रोन अटैक को सफलता से नहीं झेल पाया, लेकिन भारत ने अपनी तरफ आने वाले ऐसे सैकड़ों ड्रोन को बॉर्डर पार करते ही मार गिराया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की तैयारी फुल प्रूफ थी। आर्मी को फ्री हैंड मिला हुआ था। भारत का जो मोटिव था वो सब पूरा हुआ। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, दुनिया को न्यू भारत की दहाड़ सुनाई। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधियों की दिलचस्पी अलग लेवल पर ही चल रही है। उन्हें भारत को हुए छिटपुट नुकसान की लिस्ट चाहिए, जबकि ऑफिशियली ऑपरेशन अभी जारी है। मोदी विरोधियों को उस ट्रंप की बात पर ज्यादा भरोसा है जो एक ही बात 10 बार से ज्यादा तरह से बोल चुके हैं और ज्यादातर बार उनकी खुद की बातों में विरोधाभास नजर आता है, पूरी दुनिया को नजर आता है। ट्रेड के नाम पर जो दावा करते थे कि रूस यूक्रेन वॉर को चुटकी में रुकवा दूंगा, लेकिन अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रही है। ट्रंप की कौन सुन रहा है पता नहीं। दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं। गोल्ड की कीमत फिर से बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि भारत सुरक्षित हाथों में है या मोदी पर देश को गुमराह करने की मोदी विरोधियों के आरोप में दम है। यही है आज सवाल पब्लिक का। लेकिन पहले देखिए आज की ये फैक्ट शीट। दुनिया 180 डिग्री बदल रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की चौखट पर ला दिया है। न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ा है। इधर ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही के बाद पाकिस्तान फिर से भारत से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान में पाले हुए आतंकी खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं। यहाँ तो हम सबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार है? मोदी तेरी मौत आई कसूरी है, मोदी तेरी मौत आई कसूरी है, मोदी तेरी मौत आई कसूरी है। इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको मुंह कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से तबाही मची तो पाकिस्तान का बिलबिलाना वाजिब है, लेकिन हिंदुस्तान में अलग ही सियासत हो रही है। हिंदुस्तान में विपक्ष को पाकिस्तान को हराने की खुशी कम है, जबकि भारत के कितने जेट गिराए गए, कितना नुकसान हुआ, राफेल का क्या हुआ, ट्रंप ने सीज फायर रोका या नहीं, ये जानने की ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। लेकिन जो ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने की बात कर रहे थे, रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने का दावा कर रहे थे, उन्हीं ट्रंप के दावे की हवा रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष ने निकाल दी। लेकिन विपक्ष अब सीडीएस के बयान को हथियार बना रहा है। सीडीएस ने एक इंटरव्यू में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया था। What I can say is, on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important.
What was important is why did these losses occur and what did we do after that? So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. इसी बयान के बहाने विपक्ष ने एक बार फिर फाइटर जेट के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी? तो यही सवाल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा। देश को ये जानने का हक है कि हमारी तैयारी कितनी है। ये वही कांग्रेस है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी कि भारत के कितने जेट को नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये सवाल पूछकर सरकार को घेरने की कोशिश की। अब यही कांग्रेस कह रही है कि इस युद्ध में फाइटर जेट के नुकसान का मुद्दा है ही नहीं। अगर आप एक युद्ध लाइक सिचुएशन में हैं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो जरूर आपका कुछ नुकसान होगा और उसको मानना ही तो हमारी साख है, उसको मानना ही तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उसको मानकर हमने उसके बाद क्या किया वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन सरकार उस पर लीपापोती क्यों कर रही है? नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सीडीएस ने सब कुछ साफ कर दिया। तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन की पूरी जानकारी दे दी, लेकिन सबूत गैंग अभी भी सबूत ढूंढ रहा है। विपक्ष अब सिर्फ एक ही रट लगा रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। बहुत दिनों से मांग हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन से राहुल गांधी जी ने चिट्ठी भी लिखी है सरकार को कि 1-2-4 दिन का स्पेशल सेशन सत्र आपको बुलाना चाहिए, उसमें चर्चा हो, संवाद हो, बहस हो। पता नहीं सरकार क्यों बैकफुट पे है, सरकार क्यों भाग रही है पीछे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज सवाल पब्लिक का है कि पाकिस्तान पर मोदी नीति सही या विरोधियों का सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप सही? क्या मोदी विरोधियों की दिलचस्पी पाकिस्तान की करारी हार से ज्यादा भारत के छिटपुट नुकसान में है? दुनिया की बदलती कूटनीति में भारत की लाइन सही या नरेंद्र मोदी सरकार समझ नहीं पा रही? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट, वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता, अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अश्विनी कुमार मिश्रा, कांग्रेस के नेता से, और मैं पूछना चाहती हूं अश्विनी जी, आपको दुनिया के समीकरण इस वक्त दिख रहे होंगे। यूक्रेन के साथ रशिया का जो वॉर है, इजराइल हमास जो चल रहा है, और तमाम दुनिया में जिस तरह यूरोप, अमेरिका और रशिया के बीच में तनी हुई है, उस बीच में आपको लग रहा है कि आपको नरेंद्र मोदी पर पॉइंट स्कोरिंग करनी है, राजनीतिक टिप्पणियां करनी है, आपको अपने घरेलू राजनीति छोड़कर दुनिया का वातावरण नहीं देखना? और अब तो सलमान खुर्शीद भी बता रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, भैया बंद कर दो। इस वक्त देश में राष्ट्र नीति ऊपर होनी चाहिए, ना कि राजनीति। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की? नाविका जी, हमारे जो भी सवाल हैं वो राष्ट्रनीति के ही सवाल हैं, राष्ट्रहित के ही सवाल हैं। नेशनलिज्म के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होती है और ये अकाउंटेबिलिटी से भगवान भी अछूते नहीं रहे। गीता में भी लिखा हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी तो भगवान की भी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी हमारे प्रधानमंत्री की क्यों नहीं? इसमें ऐसा कौन सा विषय हो गया कि हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर सकते? अगर राष्ट्रहित की बात हो रही है, राष्ट्रहित में अगर कुछ नुकसान हुआ है, अगर देश में कोई आने वाला एक समय ऐसा हो सकता है कि जहां पर युद्ध स्तर की बात हो सकती है, तो क्या उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होनी चाहिए? अगर तैयारी होनी चाहिए तो उस तैयारी में अगर हमको लगता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो शायद उस तैयारी को कमजोर कर सके,
कम आ सके, तो उसमें अगर हम एक ऑल पार्लियामेंट मीटिंग बुला करके उन सवालों के जवाब चाहते हैं तो उसमें क्या गलत बात है। विषय सिर्फ इतना है नाविका जी कि अब सवाल पूछना जो है ना गुनाह हो गया है, क्योंकि हर सवाल के जवाब में देशभक्ति में लपेटा जाता है और बोलने की आजादी तो दे दी गई है कहने तथाकथित, पर हर बोलने वाले सवाल के जवाब में कहीं ना कहीं देशद्रोह का ठप्पा लगकर आता है। ये बस एक मेन विषय है। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का अधिकार हमको जो है हमारे संविधान ने दिया है और देश नीति के लिए दिया हुआ है। देश सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और अगर उस पे हमें जवाब नहीं मिलेगा तो हम किससे जवाब पूछेंगे? क्या ये सारे सवाल हम पाकिस्तान सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं, 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी है, एक पहलगाम के बाद और एक जो ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले 2 बार हो चुकी हैं। विदेशी मिनिस्ट्री की जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसकी मीटिंग हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने, डिफेंस मंत्रालय ने तमाम बाहर जाने वाले 7 डेलीगेशन जिसमें आपकी पार्टी के भी लोग हैं उनको ब्रीफिंग दे दी है। इतनी ब्रीफिंग्स के बाद भी सवाल हैं कि खत्म ही नहीं होते। और सवाल कौन से हैं? देश को दृढ़ करने वाले सवाल नहीं है। सवाल है कि छुटपुट नुकसान हुआ तो क्या है भाई बताओ। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी यही सवाल पूछना चाहती हूं कि इनको लिस्ट आपने क्या ध्वस्त कर दिया उसकी नहीं चाहिए, इनको जो नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट चाहिए। ये क्या दिखाता है, राष्ट्रनीति या राजनीति? देखिए, राष्ट्रनीति का वास्तविक, इनकी जो तथाकथित राष्ट्रनीति है उसका वास्तविक यथार्थ दिखता है। 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इनको सबूत चाहिए था कि वहां कितना नुकसान हुआ। फिर 2019 में बालाकोट हुआ तो इनको सबूत चाहिए था कि कितने लोग मरे और कितने पेड़ गिरे या कितनी बिल्डिंग गिरी। आज चूंकि पाकिस्तान में जो विध्वंस हुआ है उसके अब वीडियो फुटेज अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट पिक्चर से वो दिख रहा है। और वो अखबार जिनको ये अपना बड़ा प्रिय मानते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो सामान्यतः भारत और हमारी सरकार के विरुद्ध ही लिखते रहे हैं, उन्होंने भी ये साफ साफ वो पिक्चरें दे दी हैं। इकबालिया बयान अवेलेबल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा के बताया कि कई एयरबेसेस पे इंडिया ने अटैक कर दिया और नूर खान एयरबेस पे मिसाइल गिरी। उसके बाद वो विदेश में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हमने सोचा था कि फज्र की नमाज यानी 4:30 बजे के बाद हम अटैक करेंगे, इंडिया ने उससे पहले अटैक कर दिया। तो अब पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, ये सबूत पूछने की गुंजाइश खत्म हो गई, मगर फितरत वही बनी हुई है जो 16 और 19 में थी। तो अब किस तरीके से भारत के राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचाई जा सके उसके लिए कर रहे हैं। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बयान ही पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं? सिर्फ इन्हीं के बयान पाकिस्तानी संसद में वहां के सांसद क्यों कोट कर रहे हैं? सिर्फ इन्हीं के बयानों को पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में क्यों कोट कर रही हैं? सिर्फ इन्हीं के बयान, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो पाकिस्तान ने डोजियर दिया था कुछ साल पहले भारत के विरुद्ध, उसमें कोट किया था। अब इसके बाद तो मेरे विचार से कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रह सकती। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, मगर आपकी तो सारी ब्रीफिंग दी जा चुकी है, ऑल पार्टी मीटिंग में 2 बार दिया जा चुका है। जैसे बताया, विपक्ष के जो लोग गए हैं संसदीय डेलीगेशन में उनको ब्रीफिंग हो चुकी है। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर है, मैं स्वयं उसमें मेंबर हूं। इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक 3 घंटे का सेशन रह चुका है जिसमें विदेश सचिव ने सारी की सारी ब्रीफिंग की। उसमें आपकी पार्टी के भी सांसद थे। मगर समस्या क्या है कि जिसका उद्देश्य सवाल पूछना हो उसे जवाब बताया जा सकता है, जिसका उद्देश्य सवाल से ज्यादा बवाल में हो उसके लिए किसी भी सवाल का जवाब बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, वो मुख है या मुखौटा, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। जनता को तो आज लग रहा है कि वह मुखौटा है। और मैं 100 बातों की बात कहता हूं, इनको तो दूसरे डाटा पर भी बहुत भरोसा है। तो इसके बाद जो चाइना की डिफेंस कंपनीज हैं, एविक्स सिस्टम, चेंगडू, उसके डिफेंस स्टॉक में जो गिरावट आई है, मतलब PL-15 बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली कंपनी के 9% शेयर गिरे, फिर F-17 वाले, J-17 बनाने वाले की
17% गिरे और ओवरऑल सिस्टम में 20% स्टॉक्स गिरे और भारत की डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स पूरे बढ़े। गार्डन रीच का, मझगांव शिपयार्ड का, कोचीन शिपयार्ड का, HAL का 14% बढ़ा। ये तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कर रहे हैं ना। ये तो तभी बढ़ता है जब उनको लगता है कि इन लोगों ने सक्सेस पाई है और उन लोगों को डिफीट हुई है। मुझे लगता है मगर जिसके ऊपर चश्मा बैठा हुआ हो मोदी जी के विरोध का, उसको ना देश के अंदर कुछ समझ में आता है, ना सीमा के पार कुछ समझ में आता है, ना इंटरनेशनल लेवल पे समझ में आता है। तो मुझे लगता है जो समझना ही ना चाहे उसको समझाना बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अमीक जमाई, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल पूछना है या बवाल मचाना है? एजेंडा है क्या आपका? और देश दुनिया के समीकरण देखिए, ये बार बार जो सीज फायर क्यों हो गया, क्यों कर दिया, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, आज आप इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध देख लीजिए, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा इसका कोई पता है? और उन देशों में क्या हालात हो गए हैं। यूक्रेन, रशिया, वो ट्रंप, आप कहते थे ना ट्रंप ने कह दिया, 10 बार कह दिया, 11 बार कह दिया, ट्रंप की बात सुन लो, उसने सीज फायर कराया। ट्रंप ने तो ट्रेड यूज करके दोनों के बीच में शांति वार्ता करा दी थी। आज मीटिंग नंबर 2 थी टर्की में। मैं पूछना चाहती हूं, आप हैं किस फिराक में, ढूंढ क्या रहे हैं? मोदी को नीचे दिखाना आपका धर्म है या देश को ऊंचा उठाना आपका धर्म? नाविका जी, देखिए, देश के सामने, हमारी सेना के सामने, हमारी एयरफोर्स के सामने, हमारी भारतीय अफवाज के सामने नरेंद्र मोदी साहब कुछ है, ना इस देश का विपक्ष, ना इस देश के कोई नेता, MLA, MP, कोई कुछ भी नहीं है। हमारी सिर्फ चिंताएं इस देश के 140 करोड़ लोगों की आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के मुखिया हो, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब करगिल करके जो है पाकिस्तान को ठहराया था, तो उसके बाद आपको मालूम है कारगिल समीक्षा समिति बनी थी, खुद अटल बिहारी मरहूम साहब ने बनाई थी। जो सवालात थे, जो सेना का ऑपरेशन था, उसके जरिए उसकी समीक्षा की गई। हम समीक्षा की भी बात नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप 22 जुलाई मानसून सेशन में तो आपको आना पड़ेगा ना, सुधांशु जी के भी तो आना पड़ेगा ना। अब हमको 24 दिन के बाद हमारे CDS अनिल चौहान साहब, सिंगापुर से पता चल रहा है कि पहले चरण में क्या क्या हमारे यहां हुआ और क्या क्या हमारा फॉल्ट हुआ है। हम उसकी भी बात नहीं करना चाह रहे। हमारी समाजवादी पार्टी की जो चिंता है, माननीय अखिलेश जी की जो चिंता है, वो ये कि एयर चीफ हमारे AP सिंह साहब क्या कह रहे हैं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सामने AP सिंह साहब ने जो बात कही है, ये पूरे देश को हिला देने वाली बात है कि मान के चलिए कि जिस तरह से हमारी रक्षा नीति है, जिस तरह से हम एयरफोर्स को टाइमली चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जो साजो सामान है, जो उनको अवेलेबिलिटी जो भी चाहिए, टेक्निकल जो गाइडेंस चाहिए, तो भगवान न करे, अल्लाह न करे कि कल कोई हमारे पर विपदा आए, दोबारा दुश्मन मुल्क हमें घेर ले, तो हम आज कहां पे खड़े हैं? हर वक्त ये रोना, ये स्यापा, प्रधानमंत्री को गाली, अरे हम कह रहे हैं पूरे देश को गाली दे लीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब ये है कि हमारी जो मादरे वतन है, 140 करोड़ लोगों का जो स्वाभिमान है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको जमीन में मिट्टी में मिला दिया है। स्यापा मचा कौन रहा है? अमीक जमाई, मेरी समझ में नहीं आया। आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि सारा टाइम स्यापा मचा हुआ है। स्यापा मचा कौन रहा है? विरोधी दल मचा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्यापा बीजेपी की तरफ से आ रहा है या सरकार की तरफ से आ रहा है या आर्मी की तरफ से आ रहा है। ये इशारा किस तरफ है सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, यही विपक्ष की समस्या है। जो प्रश्न वो उठा रहे हैं, डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी जी सदस्य हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितनी डिफेंस की कमेटीज अटेंड की हैं पिछले 10 सालों में? बता दें, उससे साफ समझ में आ जाएगा कि कितने गंभीर थे। चलिए, आज तो नेता प्रतिपक्ष हो गए, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे। कितनी डिफेंस की कमेटीज अटेंड की? डिफेंस की कमेटी में इसका उत्तर दिया जा चुका है, जो अमीक चमाई जी ने बताया। वो उत्तर यह दिया गया था कि जो सप्लाई लाइंस थी, जो इंजन्स आने थे HAL के पास, चूंकि ये प्लेन के इंजन बनने वाला काम ये 2-4 महीने का नहीं होता है, ये 2-4 साल का होता है। कोविड की वजह से जो उनका डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन था वो डिले हो गया था।
वो डिले हो गया, जिसकी वजह से जब इंजन डिले हो गया तो वो पूरा एयरक्राफ्ट को असेंबल करके देने में थोड़ा डिले हो गया। इस बात का उत्तर डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा और एचएएल के सीएमडी के द्वारा डिफेंस की कमेटी में दिया जा चुका है। मगर क्या बताएं, स्यापा ये है कि ना वहां जाना है और जो सदस्य वहां पहुंचे बैठे थे उनसे ना ये पूछना है और ना उन सदस्यों को अपनी पार्टी को बताना है, सिर्फ बाहर आके बवाल मचाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के जो बयान हैं वो भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में हथियार बन के बने हुए हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए थे और सलमान खुर्शीद जी तब वो थे फॉरेन मिनिस्टर, वो अटल जी के अंडर में गए। अटल जी ने नरसिम्हा राव सरकार को क्रेडिट दिया, उनका समर्थन किया, घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। और उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी, कोई जाके चेक कर ले। बेनजीर भुट्टो ने कहा देखो भारत का विपक्ष कैसा है, वहां की सरकार का समर्थन कर रहा और एक हमारा विपक्ष है, यानी पाकिस्तान के विपक्षों का। आज उल्टा हो गया, आज पाकिस्तान में कोई विपक्षी दल सवाल नहीं उठा रहा है। बताओ, समझिए, जहां की सेना लुट गई, पिट गई, कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, इंटरनेशनल असेसमेंट सवाल नहीं उठा रहा है, हमारा विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी जो 95 बिल्कुल, और सवाल क्या उठा रहा है भाई, ये नहीं पूछ रहा कि पाकिस्तान के कितने नुकसान कर दिया, उनके कितने जेट गिर गए। इनको दिक्कत है तो भारत का क्या नुकसान हुआ, क्या काउंटर है आपका? वारिस पठान भाई के बाद आती हूं आपके पास, लेकिन वारिस पठान भाई, क्या ये सही अप्रोच है? मैं पूछना चाहती हूं, विश्व के हालात आपके सामने हैं, लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, हर तरफ जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रही है। कोई नहीं इस वक्त चाहेगा कि विश्व में युद्ध इस तरह का हो कि हर देश युद्ध का एक भुगतान तो करना पड़ता है, और भुगतान आम आदमी करता है। असला खरीदा जाएगा, किस तरह से मिसाइलें जाएंगी, उसके बीच में कम से कम इकोनॉमी तो बहुत सफर करती है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो विरोधी दल हैं, ये क्या टाइम पास और बवाल के लिए ये सवाल उठा रहे हैं रोज सुबह उठ के? इतना बवाल? कि नाविका जी, आपकी हर बात का मैं जवाब दूंगा, आप शांति से जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। बुरा लगने वाली बात भी नहीं है नाविका जी, एक सत्य बताना चाहता हूं मैं कि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता नाविका जी। आज आप हो, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, तकरीबन मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं इनके साथ, आपके चैनलों के ऊपर, दूसरे चैनलों पे। हर टॉपिक पे हमारा मतभेद रहा होगा, कहीं भी हम एग्री नहीं किए होंगे, काफ़ी सारी टॉपिक हुई होगी। हर मर्तबा आप लोगों ने, सुधांशु जी ने असद ओवैसी को कहा होगा पाकिस्तान का एजेंट, न्यू जिन्ना का भूत उनमें उतर आया है, इनको पाकिस्तान भेज दो। मगर आप खुद देखिए, कुछ दिन से पूरा देश, हर इंसान एक साथ ये बोल रहा है कि वाकई में अगर विदेश में भी जाकर किसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया, उसको पूरी तरह से धुलाई कर दिया, तो वाकई में असद ओवैसी था। हर शोबे पे उन्होंने तो उसको स्टूपिड जोकर, नालायक, हर अल्फाज से ना होता, पूरा उसका चिट्ठा पूरे दुनिया के सामने जाके खोल के आ गया कि ये है पाकिस्तान, ये है दुश्मन देश जो किस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा देता है, और वो टेररिस्ट आके भारत के अंदर किस तरह से आक्रमण करते हैं, और हम वी आर विक्टिम्स, दे आर एग्रेसर्स। वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप पाकिस्तान पे। पहलगाम के बाद तो उसने हद कर दी पहलगाम का, हमने सबने देखा दरिंदगी के साथ किस तरह से मासूम बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर मार दिया। तो पाकिस्तान की नीयत ये थी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करे, जो हम सबने मिलकर 140 करोड़ की जनता इस वक्त एक साथ एक पटल पे कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रही। और पहले ही जब ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हुई, तभी सब विपक्ष ने भी कहा, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि भारत सरकार जो फैसला लेगी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को खत्म करने में, हम उनका साथ देंगे, साथ खड़े रहेंगे। हम हमारे जवानों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो भारतीय जवान जाके घुसा पाकिस्तान में, और जिसने जाके आतंकवादियों की कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, इतने सारे आतंकवादियों को खात्मा कर दिया, तो ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं गए थे, या कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, या एमआईएम की तरफ से नहीं गए थे, ये गए थे भारत की तरफ से। और आज अगर हम लोग
पॉलिटिसाइज करेंगे तो हमारे जवानों का अपमान कर रहे हैं ना। जवानों को तो सलाम करना चाहिए। पूरे भारतीय आज एक साथ खड़े होकर हमारे भारतीय जवान को सलाम करता है, उनकी बहादुरी को सलाम करता है कि जाके उन्होंने इतना बड़ा ये काम करके आया। लेकिन विपक्ष, डेमोक्रेसी है नाविका जी, संविधान है, अगर वो कोई सवाल कर रहा है कि वो 4 आतंकवादी जो थे जिन्होंने पहलगाम के अंदर घुस के इस तरह का दरिंदगी का काम किया, हम तो चाहेंगे उनको ऐसी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि पूरा विश्व देखे। अब उनको सवाल करने का अधिकार है, मगर ये वक्त ऐसा नहीं है। जब देखिए आज भी निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट किया, मैं भी पढ़ रहा था उनका, खतरा बाहर से अगर हो तो विचारधारा को छोड़कर एक हो जाना चाहिए। बाहर से आज खतरा है। ये तो बात अगर ओवैसी साहब को समझ आती है, वारिस भाई आपको समझ आती है, तो ये बात कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को क्यों नहीं समझ आ रही? अश्विनी जी जवाब दीजिए। आज वारिस भाई आपको भारत के नुकसान की नहीं, मैं आपसे फोकस सवाल पूछ रही हूं, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आपको भारत के नुकसान की लिस्ट चाहिए? नाविका जी नहीं, मैं वारिस भाई से 1 मिनट पूछ रही हूँ। कौन चाहेगा? मुझे बताइए पूरा 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़ा हुआ है, सब पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हुए, हमारे जवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए। सियासत करके हम ये दिखाना चाहते दूसरों को फायदा हो, हम ये यहाँ अगर कोई बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान का चैनल दिखा रहा है टीवी के ऊपर, क्या वहां पे होगी बात? तो इसीलिए तो पूछ रही हूं, विश्व के अंदर वारिस भाई भारत को क्या नुकसान हुआ, इसकी लिस्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए? आप समझते हैं इस वक्त वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए या अभी वो समय नहीं है? देखिए नाविका जी, समय कब आएगा क्या आएगा उसकी बात तो बाद में होगी। विपक्ष को संवैधानिक अधिकार है डेमोक्रेसी ने कि अगर वो चाहता है कि भाई ठीक है देश के प्रधानमंत्री आके जवाब दे देना। जब डोनाल्ड ट्रंप, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस या राष्ट्रवादी है किसी का, डोनाल्ड ट्रंप 10 से 11 बार बोल चुका, मैंने भारत के अंदर सीज फायर कराया, ट्रेड के नाम पे। वो तो 10 से 12 बार ये भी बोल चुका कि यूक्रेन और रशिया में मैं समीकरण सही कर दूंगा, ये भी बोल चुका है ट्रंप। अभी भी जारी है। नहीं, तो फिर दोनों बातें मान लीजिए ना कि ट्रंप कितना इफेक्टिव है। अश्विनी जी आप एक बात मान के तो नहीं बैठ सकते ना। इम्बैलेंस आदमी है, मैं ट्रंप की बात मानता ही नहीं, मैं ट्रंप को इम्बैलेंस आदमी समझता हूं, तो उसको जवाब तो देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, वो कौन होता है बोलने वाला? चलिए बताइए मेरे को। अश्विनी जी है ना, नाविका जी विषय ये नहीं है कि कितने फाइटर जेट गिरे, विषय ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे सीडीएस जाकर के बाहर देते हैं और हमारे रक्षा मंत्री दो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे देश को नहीं मिलती है और बाद में वो इन्हीं की ट्रोल आदमी हमारे सीडीएस को भी ट्रोल कर रहे हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। विषय सिर्फ इतना है कि जहां आर्मी अपना पूरी तरीके से काम कर रही है, देश के लिए लड़ रही है, पाकिस्तानियों को धूल चटा रही है, देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा हुआ है, हमारे देश के सारे सांसद चाहे वो किसी पार्टी से आते हो, वही शशि थरूर जिनको ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या बोलते आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं सुधांशु जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये घुमा फिरा कर सवाल वही पूछेंगे आपसे, जवाब नहीं मिलता ना। नाविका जी सिर्फ जलेबी की तरह सुधांशु जी भी बातें घुमाएंगे, अभी बिल्कुल घुमाते हुए बात। चलिए अब आप रुकिए, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए, आप जलेबी की तरह नहीं। अब मैं नाविका जी एक लाइन में सुई जैसा जवाब पूछ रहा हूं। बताइए राहुल गांधी ने कितनी डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग अटेंड की? जवाब दीजिए। फिर मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुई वाला, सुई तरह पूछ रहा हूं। बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, अरे बताइए ना, जवाब सवाल नहीं होता, बताइए ना। जवाब सवाल नहीं होता, अगर इतना ही सवाल मैं यही पूछ रहा हूं ना, गंभीरता समझ में आ गई। अगर आप अब मैं जवाब भी दे देता हूं। होता है बिल्कुल नहीं, अब मैं वही जवाब दे देता हूं। अब मैं बता रहा हूं कौन सा वेपन यूज हुआ, किस वेपन पे क्या हुआ। आप कहेंगे कौन सा प्लेन यूज हुआ, फिर कौन से प्लेन पे गोली लगी ये बताइए, तो फिर आप कहेंगे कल के दिन कौन सा टैंक यूज हुआ, कौन सी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई, कौन सा मिसाइल यूज हुआ, कौन सा ड्रोन यूज हुआ। कल के दिन आप कहेंगे कितनी गोली चली। ये क्या संसद को जानने का हक है? नहीं है। ये पब्लिक कंजम्पशन की चीज नहीं है, यह सिर्फ ऑपरेशनल कंजम्पशन की है कि कौन सा वेपन यूज हुआ, किस मोड से यूज किया गया,
किस लॉन्चिंग व्हीकल से यूज किया गया, ये कोई पूछ रहा है तो मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कोई जलेबी नहीं खुआ रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। वो देश के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिविटी को पब्लिकली एक्सपोज करना चाह रहा है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। कोई अगर ये पूछता है कि मुझे बताइए कि मिग यूज हुए, कि सुखोई यूज हुए, कि रफाल यूज हुआ और उसमें किस डायरेक्शन में क्या यूज हुआ, बिल्कुल साफ हमने कह दिया, बहुत स्पष्ट। और यही तो बात है। और प्रियंका जी, यही बात है कि आप सवाल घुमा फिरा कर वही पूछना चाहते हैं। विरोधी दल क्या चाहते हैं? एडवांटेज पाकिस्तान हो जाए, एडवांटेज जो इंडिया के पास है वो दूसरी तरफ चली जाए। और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश सिंह का पटना से सवाल है, ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर जो लोग मोदी सरकार पर अटैक कर रहे थे, अब यूक्रेन रूस की स्थिति को देखकर क्या लगता है ट्रंप की कही बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? मोहन दिल्ली से भी यही सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष का रिएक्शन देखकर क्या ये नहीं लगता कि ये लोग पहले दिन से यही इंतजार कर रहे थे कि कब भारत माने कि उसके कितने फाइटर जेट गिरे और कब इन्हें राजनीति करने का मौका मिले? जवाब दीजिए प्रियंका जी, पब्लिक के सवाल। 2014 से एक बड़ी अनोखी परंपरा शुरू हुई है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है, पाकिस्तान के गोद में खेल रही वाली भाषा जो भी सुधांशु जी ने इस्तेमाल की, वही भाषा विपक्ष के लिए इस्तेमाल होती है और बार बार गद्दार होने का तमगा दिया जाता है। चलिए आज पोल खोले ही जाए कि असल गद्दार देश में है कौन, कौन पाक प्रेम में लिप्त है, कौन पाक के साथ पाक के गोद में खेलता है। 1947 देश जब विभाजित हुआ, एक देश का टुकड़ा जिन्ना लेकर के अपने साथ गए, पाकिस्तान बना लिया, जिन्ना लेकर के गए लेकिन अपने जिन्न यहीं पर छोड़ दिया। जिन्ना का जिन्न जब 1980 में इनकी पार्टी बनी सुधांशु जी की, मुंबई में इनका अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में 20 लाख का खर्च आया। विनय सीतापति जी की किताब में मेंशन है, जुगलबंदी मोदी बिफोर बीजेपी बिफोर मोदी में 20 लाख का वो खर्च कहां से इनको मिला था? जिन्ना के नाती ने नहीं प्रोवाइड करवाया था। उसका कर्ज चुकाने के लिए अडवाणी नहीं गए पाकिस्तान, वहां जाकर के आज भी बीजेपी के वेबसाइट पर मेंशन है, अभी भी जब जिस वक्त मैं इनका ये पढ़ रही हूं प्रेस रिलीज, आज भी उनके वेबसाइट पर मेंशन है कि अडवाणी जी ने कितनी बेहतरीन बातें जिन्ना के लिए इस्तेमाल की। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास में थोड़ा सा निशान छोड़ करके जाते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं, जिन्ना जैसे लोग इतिहास बनाते हैं। लास्ट लाइन है, माय रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। गांधी के हत्यारे को पसंद करने वाले लोगों को जिन्ना ग्रेट ही नजर आएंगे। और इतने में कर्ज अदा नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने छुप करके पाकिस्तान गए। जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया? आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है। और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है, तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब चीफ सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इनके विधायक कहते हैं पठानिया जी कि सेना के जो वायुसेना के लोग हैं वो सो रहे थे, वो नालायक लोग हैं। ऐसी तो भाजपा, ऐसे लोगों को तो भाजपा ने पाल रखा है। इनके स्वर और पाकिस्तानी सुधांशु जी प्रियंका जी को पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं देना, लेकिन वो बिल्कुल आप ही से सवाल पूछना चाहेंगी, आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब देता हूं। प्रियंका जी को मैं चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे, हमारा एक बयान बताइए जो पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कोट किया हो। चैलेंज करके पूछता हूं किसी इंटरनेशनल फोरम पे। 2014 के बाद दर्जन भर बयान है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए इनके नेताओं के। 2014 के बाद तो हुआ, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हटाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप सुनिए, 2014 के बाद की स्थिति है। इमरान खान ने सिद्धू के सामने बोला, जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये भारत और पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधरेंगे, आप लोग आएंगे तब सुधरेंगे। हाफिज सईद का 2015 का कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बयान है। और सुनिए, अब पूरी बात सुनिए, काहे परेशानी की बात। अब ये दर्शकों को तय करने दीजिए ना कौन गद्दार है। अब मैं बताता हूं। अब दूसरी बात, इनसे दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। सिर्फ वीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और टेट्रा ट्रक, 10 साल तक कोई डिफेंस की खरीद नहीं हुई। अब तीसरा जवाब देता हूं,
A.K. एंटोनी देश के रक्षा मंत्री थे, उनका संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। यह हमारी बरसों से स्थापित नीति थी। अब बताइए गद्दार कौन है? चाइना बॉर्डर पे हमारी सारी सड़कों के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में रोक रखे गए थे। अब मेरे विचार से इस बात का जवाब दे तो समझ में आता है। और दूसरा ये बता दें कि डिफेंस प्रोडक्शन कितना था 2014 में और अब कितना है? डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था 2014 में, अब कितना है? कितनी डिफेंस की कंपनीज इनलिस्टेड थी, अब कितनी है? ये बताइए। मिसाइल बनाने वाला देश एसॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था, वाह। सैटेलाइट बनाने वाला देश हवाई जहाज नहीं बना रहा था। इसका जवाब चाहिए मुझे। और रही बात जिन्ना की, पॉइंटेड सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, जनता का सवाल भी आपसे पूछा था। पॉइंटेड सवाल का जो आपने हशर किया प्रियंका जी, अब आपके पास तो कम से कम कोई स्टैंड नहीं है कि आप पॉइंटेड सवाल पर इशू बना सकें। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, स्ट्रेटेजिक मामलों के हिसाब से अगर आप देखें तो ये प्रियंका जी बार बार सवाल उठाती हैं, सीज फायर क्यों, और ट्रंप ने ये करवा दिया। आप कम से कम एक पर्सपेक्टिव तो दे दीजिए। अगर हम सीज फायर नहीं करते तो जो हमारे अचीवमेंट्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए थे, उसके बाद भी अगर हम युद्ध जारी रखते तो भारत को क्या प्राइस पे करनी पड़ती? और दूसरी बात, जो लोग सीज फायर नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया, इजराइल और पैलेस्टाइन, उनका इस वक्त विश्व में क्या हाल है और विश्व जा किस तरफ रहा है? देखिए नविका जी, हमारे जो युद्ध के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत साफ थे। पहले तो हम युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, हम बस टेररिस्ट कैंप्स को बॉम्ब करना चाहते थे। किसने युद्ध शुरू किया? पाकिस्तान ने शुरू किया। उसके बाद हम पर हमला करके इन रिटेलिएशन फॉर बॉम्बिंग दोस टेररिस्ट कैंप्स, ठीक है। उसके बाद हमको जो करना पड़ा हमने किया, ठीक है ना। अब सीज फायर का जहां तक ये उठता है, किसने सीज फायर का भीख मांगा? उन्होंने कॉल करके भीख मांगा, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करके मांगा। किसने जाके ट्रंप पे दबाव लगाया? हमने तो कोई दबाव नहीं लगाया था। हम तो बहुत चुपचाप से बैठे थे, बोल रहे थे कि जब तक ट्रंप मुंह ना खोले हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ट्रंप से मुंह ही किसने खुलवाया? अब तो सब कुछ पता है कि ये स्टीव विटकॉफ का जो ट्रंप का स्पेशल काउंसिल है, उसका क्या पाकिस्तान के साथ बिजनेस संबंध है, आर्मी के साथ क्या संबंध है, तो सब कुछ उन्होंने ही करवाया। यही सीज फायर वाले जो आधे इनके जो पक्ष के हैं, जो सीज फायर क्यों किया बोल रहे थे, वही दूसरे आधे तो उसी दिन बोल रहे थे डी एस्केलेट नाउ, डी एस्केलेट नाउ, डी एस्केलेट नाउ। इधर आधे पैनल के जो हमदर्दी हैं ट्विटर पे, उन सब का मैं ट्वीट अभी प्रोड्यूस करूं डी एस्केलेट नाउ करके, ये सब उन्हीं को फॉलो करते हैं। और अमीक जमाई, ये मैं आपसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछती हूँ, क्या हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया जैसी स्थिति यहां भी रहे? क्या हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल वाली स्थिति भारत में भी रहे? क्या हम वाकई यही चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एपीसी साहब जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, जो बातें उन्होंने गंभीर उठाई हैं, ये सीधे सीधे हमारे रक्षा मंत्री साहब के ऊपर जाती है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के ऊपर। और मैं जानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए आज ये शो बहुत भारी शो है। मेरा ये मानना है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत ही एफिशिएंट डिफेंस मिनिस्टर हो सकते थे अगर उनको काम करने का मौका मिलता। आज इतना बड़ा सवाल एयरफोर्स के हमारे चीफ मार्शल उठा रहे हैं। भाई देखिए, आज जो हम क्रेडिट ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्रेडिट आप इसलिए ले रहे हैं कि एयरफोर्स हमारी लड़ी। एयरफोर्स के पास जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये पूरा 140 करोड़ लोग जान गए हैं। अब आप किसी को बहका नहीं सकते कि मोदी जी पे हमला, मोदी जी को सवाल उठा रहे हैं। भाई ये बताइए कि आपने हमारा डीआरडीओ, आपने हमारा एचएल, क्या ये बात सही नहीं कि वहां पे निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया? पहले हमारी फौजें डीआरडीओ को, एचएल को डायरेक्ट काम देती थी, अब वो प्राइवेट कंपनियों के साथ कंपटीशन में शामिल हो गई हैं। हमारी स्ट्रेंथ कम है। हम देश के लिए बात कर रहे हैं, प्रियंका बैठी है, हम मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। गोल गोल जलेबी बना दी है। लेकिन सुधांशु जी, अमीक जमाई ये पूछना चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर रियल डिफेंस मिनिस्टर है या नहीं? मोदी जी का सवाल बीच में क्यों आता है? मैं समझ गई आपकी राजनीति, में समझती हूँ, सुधांशु जी भी समझते हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे। नहीं, राजनीति साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को काम नहीं करने दिया। विदेश मंत्री खुद, रक्षा मंत्री खुद, एक
मतलब क्या है? अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, HAL के बारे में किस तरह झूठ परोसा जाता है। केवल 3-4 साल पहले कहते थे HAL बर्बाद हो गया। HAL का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 21,000 करोड़ रुपए था। 21,000 करोड़ रुपए के उसने प्रोजेक्ट किए, 89,000 के पाइपलाइन में है। HAL ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। HAL का शेयर स्टॉक मैंने पहले बताया 14% आगे बढ़ा है। आपके टाइम में बर्बादी कगार पे आ गया था। क्या बात करते हैं साहब, थोड़ा फैक्ट पे बात करनी चाहिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। आप ट्रंप के सीजफायर वाले पे जवाब देता हूं। ट्रंप के बयान देखने 1 दर्जन बार कहे तो ट्रंप के बयान को पहले शुरू करिए। 8 मई 7 मई की रात को हमारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ट्रंप का क्या पहला बयान आता है? टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। सर अपने अपने टर्न पे बोले बेटर रहेगा। टिट फॉर टैट का मतलब पहला तो ट्रंप ने ये माना कि पाकिस्तान ने टिट यानी किया था, तभी टिट वर्ड यूज हुआ। टैट मतलब इंडिया ने ठोक दिया। अब आइए उसके बाद ट्रंप 1 दर्जन बार बोले तो हर बार तो वो न्यूक्लियर वॉर बोले, हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कराया। तब तो आप कहते नहीं, भारत ने तो कहा ना कोई न्यूक्लियर वाली बात नहीं थी और किसी की मध्यस्थता नहीं थी। तो जब न्यूक्लियर वाली बात आनी है कि अगर न्यूक्लियर का खतरा था, तब तो ट्रंप के बयान की गंभीरता हो जाती है। तो नहीं, ट्रंप के बयान से वो न्यूक्लियर वाला तो हटा देना है, सिर्फ सीज फायर वाला लेना है। भारत ने सीज फायर वर्ड ही नहीं यूज किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा युद्ध विराम नहीं है, ऑपरेशनल ब्रेक है। नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री वाला नहीं मानना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा विदेश मंत्रालय कहेगा कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, यहां पे मुझे विदेश मंत्रालय वाला मान लेना है। मगर ट्रंप का बयान मानना है तो उसका पहला वाला हिस्सा मानना है, विदेश मंत्रालय का बयान दूसरा वाला। मेरे भाई पहले तय कर लीजिए, ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। इसका मतलब न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा था। अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा नहीं है, भारत के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। पहले आप बता दीजिए किसके बयान पे भरोसा, फिर मैं आपका जवाब देने को तैयार हूं। AP सिंह साहब को क्यों कहा जा रहा है कि वो इनएफिशिएंट एयर चीफ मार्शल है? क्यों कहा जा रहा है? हम तो डिफेंस मिनिस्टर साहब को बचा रहे हैं। किसने कहा है भाई? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जब सवाल उठाते हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूं किसने कहा है? मैं तो पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने आज तक डिफेंस की कितनी कमेटी अटेंड की है? जवाब दीजिए, सारी सीरियसनेस सामने आ जाएगी। जवाब दीजिए, कोई नहीं जवाब दे रहा, सब भाग रहे हैं। अच्छा ये बोलो, सब भाग रहे हैं। अच्छा सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं किसी के पास। कमाल है, अमीन जमाई जी कहना चाह रहे हैं कि वो राजनाथ जी को बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं पता नहीं, कौन बचा रहा है, किसने क्या कहा एयर चीफ मार्शल के बाद पता नहीं। अच्छा वैसे मैं बता दूं नाविका जी, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से पूछा गया था कि जो वो दावा कर रहे हैं कि भारत के विमान गिरा दिए, इसका सोर्स क्या है? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अरे भैया, अपने रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, ये भरोसा किस पे है तो बता दो। उनका मजाक उड़ा कि वो कोई सबूत नहीं दे पाए, उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। मेरे भाई बिल्कुल, किस पे भरोसा और पब्लिक का सवाल है। अश्विनी जी जरूर सुनिए, प्रशांत गुप्ता मुंबई से पूछ रहे हैं, जिस 2.5 मोर्चे की लड़ाई की बात जनरल विपिन रावत कहते थे, क्या उस 2.5 मोर्चे के तमाम मोहरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आने लगे हैं? जवाब दे दीजिए, पब्लिक का सवाल है। नाविका जी, विषय सिर्फ इतना है कि मोदी जी के पास एक सीटी है, मोदी जी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, बोलते हैं भागो, सब लोग भागने लगते हैं। विपक्ष पूछता है मोदी जी बताओ तो भागना क्यों है? फिर थोड़ी देर बाद मोदी जी को आकाशवाणी होती है या क्या होता है और मोदी सीटी बजाते हैं, बोलते हैं रुक जाओ, और सब लोग रुक जाते हैं। और विपक्ष पूछता है कि मोदी जी रुक क्यों गए? तो वही लोग जो भाग रहे थे बोलते हैं डीएस्केलेट डीएस्केलेट। अभी ये बोल रहे थे भाग क्यों रहे, वही पूछ रहे रुक क्यों गए, रुक क्यों गए। विषय सिर्फ इतना है कि मोदी जी को हम लोगों ने ऐसे शील्ड कर रखा है कि हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। उनसे सवाल करना हमारा भैया आप रोज करते हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप रोज मेरे चैनल पर आकर सवाल पूछते हैं, आपके सवाल बेतुके हैं और आप पब्लिक का जवाब नहीं देते, आपकी दिक्कत ये है। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा, कौन सा जवाब अब तक आर्मी ने, डीजीएमओ ने या फिर जो डिफेंस की ब्रीफिंग्स हुई उसमें अब तक नहीं दिया गया? मुझे बता दीजिए कि ऐसा कौन सा सवाल। देखिए, पहले तो मेरा प्रश्न है हमारे कांग्रेस बंधु से, 1973 में हाउ मेनी प्लेन्स डिड वी लूज?
अभिजीत जी 1971 में how many planes? 1971 में हम बात करते हैं ना 93,000 सैनिकों की बात करते हैं, वो नंबर 93,000 क्यों है? How many planes did we lose? हो सकता था 1 लाख। I asked a simple question. How many planes did we lose? It is not important. The information is important. Now he himself is saying it is not important. आपके समय के युद्ध में अगर पूछ लिया कितने जहाज गिरे तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आज का इम्पोर्टेंट है। पुरानी बात क्यों कर रहे हो? उधर प्रियंका भारती जी तो 1947 चली गई थी, तब 1947 भी ठीक था, अब 1971 भी ठीक नहीं है। अभिजीत अय्यर मित्रा, ये दिखा दिया, आज आपने एक्सपोज कर दिया। अब देखिए नविका जी, इसमें ना दो चीजें होती हैं। जब आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, पहला होता है कि आपने दुश्मन पे कितना नुकसान किया है, क्या टारगेट्स आपको मारने हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैटल डैमेज असेसमेंट। अगर आप खुद अपने नंबर्स को अभी से पब्लिक करेंगे तो क्या होता है कि आपने दुश्मन का जीना थोड़ा आसान कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कितना निकाला है। ये कभी दिखाया नहीं जाता है नविका जी। लेकिन अश्विनी जी, अमित जमाई, प्रियंका भारती जी को यही तो देखना है। राहुल गांधी यही तो सवाल पूछेंगे, इसीलिए तो सलमान खुर्शीद को कहना पड़ता है, अरे भाई क्या पेट्रियोटिक होना, क्या इस देश में राष्ट्रहित में कुछ कहना इतना मुश्किल हो गया है कि सवाल पूछे जाएंगे कि कौन किसके कैंप से है, कौन क्या कह रहा है। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हमने एक छोटा सा सर्वे करवाया, पाकिस्तान पर मोदी नीति सही है या मोदी विरोधियों का देश को गुमराह करने का आरोप सही है। सैंपल साइज 30,000 लोग। मोदी नीति सही है 82% लोग कहते हैं, विपक्ष के सवाल सही है 15% लोग, कह नहीं सकते 3%। आप जानते हैं देश की पब्लिक किस करवट सोच रही है, लेकिन उन विरोधियों का क्या जो सिर्फ मोदी को नीचे दिखाने के चक्कर में अपनी ही नीति खो रहे हैं, देश को नहीं समझ रहे, मोदी को क्या समझेंगे। जो पब्लिक उन्हें वोट देती है उनको तो समझ लीजिए, बाकी बात